वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सभी? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th रासायनिक विज्ञान का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अन्य बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये हेल्पफुल रह सकता है। ठीक है, तो इसमें आप सभी को बता दें सबसे पहले कि यहाँ से टोटल मिला के 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो करीब 4 या 5 घंटे का जो ये वीडियो बनेगा और 4-5 घंटे में आप सभी को कंप्लीट 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, VVI है। क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी है आप सभी को बता दें, ये इसमें आपको जो है वो मॉडल पेपर का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो काम मिल जाएगा आपको, साथ में NCERT के क्वेश्चन और कुछ बुक अदर बुक के क्वेश्चन भी आप सभी को इस जो है ऑब्जेक्टिव सेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बता दें, अगर किसी को भी PDF नोट चाहिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से वहाँ पे जाके आप क्लिक करके और जुड़ सकते हैं ग्रुप में, या टेलीग्राम पे जाके आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम अपने सेशन को शुरू करते हैं बड़ी ही अच्छे अंदाज में और भयानक अंदाज में, और देखते हैं सारे क्वेश्चन को और करते चलते हैं और समझते चलते हैं। ठीक है, और बता दें अगर वन शॉट आपने नहीं देखा है इस चैप्टर का कंप्लीट रासायनिक विज्ञान का, तो वो जाके आप लोग देख लीजिएगा, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन और ही आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपका पहला चैप्टर आता है रासायनिक विज्ञान का, है ना, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। यहाँ से आपका पहला चैप्टर है और यहाँ से पहला क्वेश्चन शुरू होगा। तो बताइए पहला क्वेश्चन यहाँ से कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, हम जो है वो याद रखिए, एक चीज़ और आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन और साथ में क्वेश्चन का जो उत्तर होगा उसके बारे में देखते चलेंगे और कुछ अन्य ऑप्शन को भी टिक आउट करेंगे। ठीक है, ताकि आप सभी को समझने में कोई भी परेशानी ना और तेजी से हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही उत्तर। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा आप सभी, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है वो संतुलित है। ठीक है, संतुलित समीकरण का क्या मतलब होता है कि तीर के दोनों ओर जो है परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कौन से ऑप्शन में ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर चेक किया जाए तो Mg 1 है, यहाँ पे भी Mg 1 है, O2 यानी कि ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो 2 परमाणु है, यहाँ पे कुल मिला के 3 परमाणु है, ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो सेकेंड ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे और सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए जिंक 1 है, जिंक यहाँ पे भी 1 है ना, SO4 यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, और हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, यानी कि परमाणु की संख्या जो है ऑप्शन नंबर बी में समान है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, बताइएगा कि कौन सा समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस बार पूछा है संतुलित नहीं है यानी असंतुलित है। तो बताइए क्या पहला ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे देखिए 2H के जगह पे 2H2 कर लेना। ठीक है, 2H2 कर लीजिएगा तो ये संतुलित आएगा। अगला उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे 2KCl, यहाँ पे भी 2KCl है, और यहाँ पे देखिए क्या है तो 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 और 3 दूना 6, यहाँ पे भी 3 3 दूना 6 है, तो ये तो भी संतुलित है। बाकी यहाँ पे 2 2, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 और 2, तो यहाँ पे भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा असंतुलित, क्योंकि वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 2 4 1 5 ही है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन कि Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu जो है वो कौन सी अभिक्रिया है, बताइएगा जरा। ठीक है, चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं आखिर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जिंक जो है ना कॉपर सल्फेट के साथ यानी SO4 के साथ क्या बना रहा है, जिंक के है ना ZnSO4 बना रहा है और कॉपर जो है अलग डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है कि एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन जो है वो किस रासायनिक क्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके द्वारा किया जाता है जी, किण्वन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका
सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि CaCO2 जो है वो CaO प्लस CO2 बना रहा है और किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ पे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो पीला होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, अगला है 9 नंबर क्वेश्चन कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो आपका क्या कहलाता है। तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है क्वेश्चन कि उपचयन निम्नलिखित में से क्या होता है। ठीक है, उपचयन में क्या होता है वो बताना है आपको। तो याद रखिएगा, उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग यानी त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है, लेकिन ऑक्सीजन का योग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो तीनों यानी सही है, तीनों जो है वो उपचयन के लिए होता है। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कि कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है। तो कोयला जो है वो बिना ज्वाला के साथ जलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग जो है वो कैसा होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का जो रंग होता है वो कैसा होता है जी, तो भूरा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा C12H22 यानी 22 और O11 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, यानी जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हाँ, दहन भी है, शोषण भी है और भोजन का पचना भी है। इन सभी में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया में नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए किसमें जो है वो एलिमेंट्स क्या हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ये तो नहीं होगा यहाँ पे, ये तो नहीं, ये तो टूट रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए दोनों आपस में मिल रहा है, संयोजन हो रहा है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सी देख सकते हैं, जो Fe है यहाँ पे CuSO4 ये क्या बना रहा है, ये Fe जो है यानी आयरन जो है वो SO4 के साथ चला गया और FeSO4 बना रहा है और बाकी कॉपर जो है आपका अलग हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यानी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि समीकरण क्या है। ठीक है, ये जो समीकरण आपको दिख रहा है 2H2O प्लस O2 जो बना रहा है आपका 2H2O या किस प्रकार का है, ये तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है, संयोग हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो H2O बन रहा है यानी जल बन रहा है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है, याद रखिएगा। इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक की भी कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी होना, या आप बोल सकते हैं दूसरे भाषा में कि ऑक्सीजन की कमी होना तथा हाइड्रोजन का योग होना क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है यानी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि Na2SO4 प्लस BaCl2 जो आपका बना रहा है BaSO4 प्लस 2NaCl या किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं, देखिए आयनों का आदान प्रदान हो रहा है क्योंकि NaCl। ठीक है, यहाँ पे देखिए Na2 और Cl2 जो है आपस में NaCl2 बना रहा है और हम जानते हैं Na के ऊपर जो है 2 प्लस आयन और Cl के पास -2 आयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है तो बोल सकते हैं द्विविस्थापन है, या आप वैसे भी समझ सकते हैं, देखो दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस होगा। Na2Cl2 के साथ जा रहा है और SO4 जो है Ba के साथ जा रहा है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं दो एलिमेंट के साथ डिस्प्लेस कर रहा है तो द्विविस्थापन हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को बताना है, देखो ये क्वेश्चन तो हम लोग पीछे किए हैं, तो ये किस प्रकार का होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है, ZnSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार का
अभिक्रिया है, ठीक है। कंपोस्ट बना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा यह किस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है जी, तो ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी एक्जोथर्मिक होता है जिसमें हीट निकलता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए श्वसन किस प्रकार की होती है, तो याद रखिए उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, या ऑक्सीजन की परसेंस में हो तो उसे हम उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि देखिए यहाँ पे CuO+H2O यानी हाइड्रोजन का योग हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान में देना है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है यानी Cu+H2O बन रहा है, लेकिन ये आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे कि ऑक्सीजन का भी योग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का भी योग हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो। अब कैसे, अगर नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए CuO अगर +H2 है, ठीक है ना, ये क्या बना रहा है, Cu बना रहा है। तो देखो एक तो ये हुआ कि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो हट गया, यानी कि ऑक्सीजन की सबसे पहले कमी हुई, तो कमी होना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। लेकिन हाइड्रोजन जो अकेला था इसके साथ में क्या मिल गया, वो मिल गया, यानी ऑक्सीजन मिल गया, तो इसमें तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना, तो ये क्या बना रहा है, प्लस में H2O, यानी दोनों चीजें जिसमें साथ हो उसको हम रेडॉक्स कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, ठीक है, यानी यह किस प्रकार का अभिक्रिया है बताइएगा आप लोग। तो Cu+O2 यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर यही कॉपर का अगर है ना ऑक्सीजन का अगर वियोग होता तो हम लोग बोलते हैं कि अवकरण हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि समीकरण CaCO3 में अगर हम हीट देंगे यानी उष्मा की मात्रा देंगे और ये टूट जाता है CaO+CO2 में, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो वियोजन और अभिक्रिया होती है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि CaO+H2O जो है वो क्या बना रहा है, CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया होता है जी, तो याद रखना है आप सभी को संयोजन। ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात जो है वो क्या होता है, ठीक है। जल का मतलब क्या होता है, H2O, देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना 1, यानी 2:1। देखिए पूछा क्या गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पूछा गया, तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन पूछा जाता तो फिर 1:2 हो जाता। चलिए नेक्स्ट आप लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है, कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, आप सभी को ऐसा बोला गया है, तो याद रखिएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो MgCl2, यहाँ पे देखिए क्लोरीन आया ना, ये Cl2, इसका मतलब इसमें -2 आयन होता है, यहाँ पे भी आयन होता है, और यहाँ पे SO4 के पास भी 2 आयन होता है, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों होगा नहीं, तो कौन सा होगा, तो होगा AgNO3 और Cu, ठीक है। यह एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, द्विविस्थापन नहीं। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, या विद्युत अपघटन कहते हैं, बताइएगा क्या कहलाता है, ठीक है। चलिए तो आप लोग बताइएगा, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है जी, श्वेत होता है, व्हाइट होता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताना कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, कौन जो है वो एक दहन अभिक्रिया है, ठीक है। तो पेट्रोल का जलना क्या होता है, एक दहन अभिक्रिया होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 34 का। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा
कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो याद रखिएगा NO2 और O2 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि Fe2O3 प्लस 2Al है ना, जो बना रहा है Al2O3 प्लस 2Fe, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं क्या है ना 36 नंबर, तो विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि Fe जो है वो किसके साथ जा रहा है, O के साथ, मतलब यहाँ पे जो है ये अल्मोनियम जो है ना, ये अल्मोनियम ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, यानी ये जो ऑक्सीजन है वो अल्मोनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे बना रहा है, और ये Fe अलग हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं विस्थापन है। अगला बताइएगा आप लोग कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है ना। तो याद रखना है, जब भी हम लौह के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और आयरन क्लोराइड बनता है। तो दोनों चीज़ बनता है, याद रखिएगा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक जो वो क्या कहलाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा क्या कहलाते हैं, तो विद्युत संयोजी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से समीकरण H2 प्लस Cl2 जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो एक संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है, याद रखिएगा, जो क्या बना रहा होता है, HCl बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बनाता है, तो एक संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए पहला तो नहीं होगा, वियोजन है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है बताइएगा, CaO प्लस HCl जो है OCaCl2 प्लस H2O बना रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो तत्व डिस्प्लेस और एक जो यहाँ पे पहली बात कि ये कैल्शियम क्लोरीन के साथ मिल रहा है, और जब हम जानते हैं कि Ca2 प्लस आयन होता है और Cl-2 आयन होता है, ये भी नहीं, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पे। हाँ, ऑप्शन नंबर सी तो नजर आ रहा है। ठीक है, कई बार ये आ गया, तभी से क्वेश्चन 2-3 बार। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 41 नंबर क्वेश्चन कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ठीक है, बताइएगा जरा किस प्रकार का अविलेय लवण प्राप्त होता है। चलिए अगला है कि एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी आप बोल सकते हैं अपघटन का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कौन सा है, CaCO3 CaO प्लस CO2 या 2KClO3 या यहाँ पे 1 मिनट पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब नहीं है अपघटन, इसका मतलब क्या होगा, संयोजन होगा, और संयोजन तो नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी H2Cl2 जो है वो HCl बना रहा है। नेक्स्ट आप लोग आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का बताइएगा कि कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो। तो देखिए पहला तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे H2 प्लस Cl2 और जो है यहाँ पे बना रहा है 2HCl, तो क्या यही हो सकता है, नहीं ये इसमें तो नहीं होगा। इसमें देखिएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो क्या ये हो सकता है 2HCl यानी O3। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, कमी तो हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं। यहाँ पे आप लोग बताओ कौन सा हो सकता है। तो याद रखिएगा ये भी नहीं होगा, C नंबर भी नहीं होगा, है ना, B नंबर होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर। याद रखिएगा 2 यहाँ पे जो है वो जब H2 प्लस Cl2 बनता है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है ना, तो इस केस में जो है वो ऑक्सीजन का भी योग होता है और साथ में हाइड्रोजन का जो है, ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, और हाइड्रोजन का वियोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा यह एक प्रकार का क्या होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट आप लोग आखिरी यहाँ पे क्वेश्चन था इस चैप्टर का, तो अगला क्वेश्चन यहाँ से बताइएगा कि अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट, यह आपका दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अब यहाँ से शुरू करने वाले हैं।
तो यहाँ से बताइएगा आपका पहला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन होता है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए। देखिए एक बात बता दें, अगर आप सभी को मैं बार बार ये नहीं बताता हूँ हर एक क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है या नहीं आया है, तो आप सभी को बता दें जितने भी क्वेश्चन है ना, उस जितने भी बोर्ड में आपके क्वेश्चन पूछे गए सारे इस सेशन में आपको इंक्लूड है, यानी इस नोट्स में इंक्लूड है। तो ये बताना इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि बार बार उसमें समय लैप्स होगा। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, आप सभी को बता दें जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ से सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, कौन सा यौगिक में दुर्बल अम्ल है, तो याद रखिएगा दुर्बल अम्ल यानी कमजोर है। ठीक है, तो याद रखिएगा CH3COOH एक कमजोर अम्ल होता है। ठीक है, वीक अम्ल होता है, वीक एसिड होता है। अगला बताइएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो टमाटर। ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखिएगा जितने भी प्राकृतिक स्रोत वाले क्वेश्चन है आप सभी को अच्छे से याद करना है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक सूचक है तो हल्दी जो है आपका प्राकृतिक सूचक होता है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से कौन जो परवल क्षारक है, तो परवल क्षारक NaOH जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलयन का pH मान क्या होगा। तो याद रखिएगा विलयन को pH मान जब भी लाल से नीला करे ना तो ये क्षारीय होगा, यानी कि 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 हो सकता है, 5 हो सकता है ना, 6.5 हो सकता है, ये सभी वैल्यू हो सकता है। अगला बताइएगा कि अम्ल के जलीय विलयन निम्नलिखित में से है ना कौन उत्पन्न करता है, यानी क्या उत्पन्न करता है। तो अम्ल के जलीय विलयन जो है हम लोग पढ़े थे H+ आयन उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो अम्ल जो है H+ आयन प्रदान करता है और OH- बेस उत्पन्न करता है। ठीक है, बेस जो है OH- उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ठीक है, तो अम्ल नहीं करेगा जी। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ठीक है, तो लाल जो है वो कौन कर देगा जी। यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे 1 मिनट आप सभी को बता दें। 1 मिनट, शायद पीछे में हाँ हमसे एक मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या था क्वेश्चन कि लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक है, लाल को हमको लगा कि नीले को लाल कर रहा है, लेकिन लाल को जब भी नीला करे ना तो 7 से अधिक होगा। ठीक है, यानी अम्लीय होगा, यानी 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8.5 हो सकता है, यानी कि 7 से अधिक होना चाहिए। 7.1 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आया, यहाँ पे अब हमको जाके थोड़ा सा है ना रियलाइज हुआ यहाँ पे आके कि नीले को क्या कर देना चाहिए, लाल कर देगा। तो जब नीले को लाल करेगा तो अम्लीय होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि हमारा शरीर जो है वो किस pH परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो 7 से लेकर 7.8 के बीच में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा होने का कारण क्या, सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अच्छा सा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी उदासीन विलयन का जो मान होता है यानी pH मान होता है वो कितना होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। ठीक है, तो OH- यानी बेस करेगा, यानी क्षार करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो सबसे प्रबल अम्ल होता है। तो सबसे प्रबल अम्ल जो है याद रखिएगा, देखिए HCl आपको कहीं कहीं पे
है ना, कोई बताता है कि HCl होता है, ठीक है, HCl भी होता है, लेकिन HCl से भी ज़्यादा जो अम्लीय होता है वो कौन होता है, तो हाइड्रोइक एसिड होता है, ठीक है, HI होता है, याद रखिएगा, हाइड्रोइक एसिड जो है वो HCl से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, और ये याद रखिएगा pH वाला जितना भी मान आएगा ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से भी कई बार, है ना, कई बार नहीं, हर एक बार 3-4 क्वेश्चन आते हैं pH वैल्यू से, तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। तो बताइए शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है, 7 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारक होगा, ठीक है, जो जितना बड़ा होगा, तो यहाँ पे बताओ सबसे अधिक क्षारक होगा, तो 7 नहीं, सॉरी 7 कहते हैं, तो 7 से तो हम लोग शुरू करेंगे, जो ऊपर होगा 7 से, तो 11 सबसे ऊपर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि निम्नलिखित में से कौन जो असंश्लेषित सूचक है, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, मिथाइल ऑरेंज या लिटमस पत्र। संश्लेषित का मतलब जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, तो संश्लेषित सूचक है मिथाइल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक कौन सा है, तो NaCl प्लस KlO3 और NaCl प्लस Kl दोनों है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी सी। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, और आप सभी को फिर से एक बार बता दें, जितने भी रासायनिक नाम वाले क्वेश्चन है इसको भी आप सभी को याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण है, ठीक है, तो लवण कौन सा है, तो K2SO4 एक प्रकार का लवण होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और यहाँ से फिर एक बार और एक जानकारी कि जितने भी रासायनिक सूत्र वाले क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप सभी को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप सभी जरा बताइएगा। धोबिया सोडा का Na2CO3 10H2O होता है, याद रखिएगा। धोबिया यानी धोने वाला सोडा जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, मतलब निम्नलिखित ऑप्शन में सबसे अलग होना चाहिए, ठीक है। तो अलग क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा अलग, सबसे अलग है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि खरिया, चूना पत्थर, संगमरमर तीनों तो एक ही होता है CaCO2, ठीक है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग हो जाता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि CaOCl2 का प्रचलित यानी साधारण नाम जो है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि चूना जल का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है, ठीक है, तो चूना जल का जो रासायनिक नाम होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन 28 नंबर, इस सोडा एस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो सोडा एस का जो सूत्र होता है वो Na2CO3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। और आप सभी के लिए एक जानकारी कि अगर आपने लाइव क्लास के लिए यूट्यूब चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यानी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जहाँ तक हो आप लोग एलिवेशन स्टडी है ना यूट्यूब चैनल को आप लोग जहाँ तक हो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, सभी छात्रों के पास। अगला बताइएगा कौन ग्लोबल लवण का सूत्र होता है, ग्लोबल लवण का सूत्र होता है, तो याद रखिएगा आप सभी Na2SO4 10H2। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बुझा हुआ चूना है, ठीक है, कौन जो है बुझा हुआ चूना है, तो याद रखिएगा बुझा हुआ चूना, ठीक है, याद रखिएगा CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला है भस्म नहीं है, कौन जो है वो भस्म नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा भस्म नहीं है, NaCl एक प्रकार का लवण होता है, ये इसलिए ये भस्म नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, अम्ल है कौन सा, H2SO4 तो नज़र आ रहा है, ठीक है, खतरनाक होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं, बैट्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है, किंग ऑफ एसिड कहते हैं,
अगला बताइएगा कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो बताइएगा अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो क्षारीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो क्षारीय ऑक्साइड है, SO2, NO2, P2O5 या Na2O, तो बताना कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो Na2O एक प्रकार का क्षारीय ऑक्साइड है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा जरा, अगला क्वेश्चन है आपका कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है। ठीक है, जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल बीच में अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, वो क्या होता है। तो याद रखिएगा वो क्या होता है, CaOH का होल्ड वाइश यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर आपका, या जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि एक छात्र परख नली में लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है उसे दिखेगा। याद रखिएगा कुछ नीला कलर दिखेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए, अगला है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब विलयन का जो रंग होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा जी, तो बैगनी कलर का होता है, याद रखिएगा। जब विलयन क्या होता है, न ही अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तो विलयन का रंग कैसा होगा, तो बैगनी होगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा NaOH क्या है। ठीक है, NaOH जो है वो क्या होता है, एक प्रकार का क्षारक होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए कैसा हो जाता है जी, है ना, तो पीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। ठीक है, कौन सा उत्पाद बनाता है, याद रखिएगा Na2Z, है ना, Na2ZnO2 प्लस H2 बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है, जिसे कहाँ से निकाला जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर रहता है। ठीक है, तो जो लिटमस विलयन का बैगनी रंजक होता है वो लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म जो है वो क्या कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा क्षार कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है। ठीक है, कौन जो है वो संक्षारक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार का संक्षारक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो बताइएगा अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा बैटरिक का अम्ल क्या है। ठीक है, इसे कुछ ही देर पहले बात किए थे। बैटरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, है ना, जिसे किंग ऑफ एसिड कहते हैं, यानी किंग ऑफ एसिड कहते हैं। ठीक है, बैटरियों का राजा कहते हैं, चलिए सॉरी अम्लों का राजा कहते हैं। तो लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, बताइएगा। लौंग का तेल जो है वो किस प्रकार का सूचक है, तो गंधीय सूचक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, 48 नंबर क्वेश्चन है कि कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान जो है वो कितना होगा। देखिए क्या कर रहा है, ये नीले से लाल कर रहा है, यानी कैसा होना चाहिए, तो एसिड नेचर का होना चाहिए, यानी अम्लीय होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अम्लीय वर्षा के पानी का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा के पानी का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में याद रखिएगा एसेटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन अनुभव होता है, यह अम्ल है। मेथनोइक अम्ल है, अभी जस्ट पढ़े हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, चाहे मधुमक्खी हो या चींटी हो। अगला बताइएगा 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 के कारण होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट कैसा होता है? ठीक है, टूथपेस्ट कैसा होता है जी? तो याद रखना क्षारीय होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। चलिए अगला नेक्स्ट है आपका 55 नंबर क्वेश्चन कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, यानी 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारा शरीर पीएच के कितने प्रास के बीच कार्य करता है? तो 7 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए 58 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का। कोई भी विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो बी है ना, तो पीएच मान इसका क्या होगा? तो पीएच मान 13 होगा, याद रखिएगा, क्योंकि लाल को नीला कर रहा है, यानी क्षारीय होना चाहिए। ठीक है, क्षारीय होना चाहिए। और क्षारीय में कितना होता है? लाल को नीला करता है। ठीक है, तो लाल को जब नीला करता है तो यहाँ पे देखिएगा जरा सही, हाँ सही तो है, लाल को जो है नीला करता है तो क्षारीय होना चाहिए। क्षारीय का 7 से अधिक होता है, और जो 13 ऑप्शन में है ना, हमें कुछ उल्टा लगा। चलिए अगला बताइएगा। कौन प्रबल अम्ल है? H2SO4, HCl, HNO3। ये तीनों प्रकार के जो अम्ल है वो क्या होता है? प्रबल होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा। क्वेश्चन है आपका किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान मेरे दोस्त कितना होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है ना? कौन सा वैल्यू जो क्षारक विलयन, यानी क्षार होगा। क्षार मतलब 7 से ज़्यादा होना चाहिए। 7 से ज़्यादा तो एक ही ऑप्शन में है ना, डी में, तो आपका क्या हो जाएगा? 13। चलिए नेक्स्ट है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया 2-3 बार कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है वो पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63 कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? ठीक है, सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो जो सबसे कम होगा, तो सबसे कम कौन सा है? यानी 7 से कम में सबसे कम 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 1/2 H2O होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइएगा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? ठीक है, NaHCO3, एक मिनट, NaHCO3 या फिर Na2CO3 10H2O या CaOH2 का होल ट्वाइस। बताइएगा क्या होगा इनमें से सही उत्तर? तो याद रखना आप सभी, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम को। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन एक लवण होता है? ठीक है, कौन एक सॉल्ट है? तो K2SO4 यहाँ पे नजर आ रहा है। NaCl भी होता है, आप सभी को बता दें। ठीक है, NaCl भी होता है, तो वो तो ऑप्शन में है नहीं। अगला बताइएगा खड़िया का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? ठीक है, तो खड़िया का रासायनिक सूत्र जो है CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है।
नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है। इसका भी सेम ही होता है, संगमरमर का और खड़िया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, CaCO3। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, जिसे हम दूधिया भी कहते हैं, तो क्या होता है इसका सूत्र, CaSO4 5H2O होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, कि चीनी का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H+O11, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कौन जो है निम्नलिखित में से सही है। ठीक है, कौन सही है 74 नंबर में बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये बिल्कुल ही सही सूत्र होता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। और आप लोग यहाँ पे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि Na2CO3 10H2O किसका सूत्र होता है। ठीक है, मैंने आपको पीछे करवा दिया। Na2CO3 जो है वो 10H2O किसका सूत्र होता है, आप लोग बताइएगा। अभी जस्ट कुछ देर पहले करवाए थे 66 नंबर क्वेश्चन में शायद, या 65 नंबर में। ठीक है, अगला बताइएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76 कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है, क्यों होता है, क्योंकि यह कम आयोनाइट होते हैं। ठीक है, कम आयनित होते हैं, इसके कारण ये एक दुर्बल अम्ल होते हैं। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड जो है स्ट्रॉन्ग साल्ट कौन सा होता है, तो NaCl होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन कि कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, कौन जो है एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, H3PO4 जो है एक से अधिक लवण बनाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपके पास 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो सोडियम और पोटासियम। ठीक है, जब ये ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं तो धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का यूपैक नाम जो है वो क्या होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का यूपैक नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइए कौन सा आयन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर सकता है, लाल लिटमस को नीला कर सकता है। ठीक है, तो OH यानी बेस जो है वो क्या करता है, लाल को नीला करता है, बेस याद रखिएगा क्षार। तो वो कौन सा आयन होता है, तो हम जानते हैं बेस में OH माइनस आयन होता है। अगला बताइएगा एसिटिक अम्ल का यूपैक नाम जो है वो क्या होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का यूपैक नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो Fe3O4 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक प्रबल अम्ल होता है, बाकी के तो लैक्टिक अम्ल कमजोरी होते हैं, कार्बिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बताइए कौन एक क्षारक नहीं है, यानी अम्लीय होना चाहिए या तो फिर लवण होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl हम जानते हैं एक साल्ट होता है, लवण होता है, तो क्षारक नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक प्रबल क्षारक है। ठीक है, क्षारकों में कौन सबसे प्रबल होता है, तो NaOH जो है वो सबसे अधिक प्रबल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध जो है वो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो याद रखिए उसी को हम गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या होता है, लौंग का तेल, ठीक है, प्याज, वेनिला, ये सब होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? संगत लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जल बनाते हैं, या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा इनमें से सभी बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए। अगला है कि अम्लों में पाया जाता है, तो अम्लों में क्या पाया जाता है? तो सभी अम्ल में हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या कहलाते हैं या कैसा होता है? तो अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, क्या सत्य होता है जी? इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होता है, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि पीएच में पी जो है वो सूचक होता है, किस चीज़ का सूचक होता है ना? पुषाश या पावर या दोनों का? तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सॉरी सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसी को हम पॉइंटेजेंट्स या पावर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है वो क्या होता है? सिट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो याद रखिएगा संतरा और नींबू होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है ना। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला बताइएगा ट्रोटिक अम्ल निम्नलिखित में से पाया जाता है? ट्रोटिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि दांतों का क्षय जो है वो कब प्रारंभ हो जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा दांतों का क्षय यानी मतलब खराब होना जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होने लगता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट आप लोग बताना। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं जी? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है? ठीक है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल की अस्थायीता कठोर को हटाने के लिए यानी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडा अम्ल अग्निशामक में जो है याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सल्फेट है ना, सल्फेट अनहाइड्रेट यानी हेमीट्राइड का अन्य नाम जो है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो है CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि PbOH जो है वो किस प्रकार का लवण होता है? तो क्षारीय लवण होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन सा होता है? SA2 होता है, सॉरी SO2 होता है, SA2 नहीं SO2। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है आप सभी को बता दें कि यहाँ से इस चैप्टर का जो दो एंड होता है, यानी कि हम लोग अभी तक में 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो 2 चैप्टर को हमने कंप्लीट किया तो BVI सभी ऑब्जेक्टिव में जो सभी ऑब्जेक्टिव आप सभी को मैंने अभी तक करा चुका है। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग रुकने वाले तो नहीं है। ठीक है, तो तीसरे चैप्टर की ओर मूव ऑन करते हैं और आपका यहाँ से तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। और तीसरा चैप्टर जो है आपका क्या हो है केमिस्ट्री में धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से MCQ जो है वो शुरू होगा। ठीक है जी, तो चलिए तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? आपके पास ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है आयोडीन और ऑप्शन सी है गंधक, ऑप्शन डी है आपके पास ग्रेफाइट। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि विद्युत का सुचालक है। प्लास्टिक तो होगा नहीं, आयोडीन भी नहीं होता है और गंधक भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक है, ग्रेफाइट, ये आपको याद रखना है क्या होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ये अधातु होते हुए भी ये अधातु है, ये अधातु है, उसके बाद भी क्या है ये जो है आपका
विद्युत का सुचालक होता है, तो याद रखिएगा। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से आपका कि निम्न में से किस धातु का गलनांक जो है वो सबसे कम है, Na, Cu, Fe या Al। तो याद रखिएगा यहाँ पे सोडियम का जो है गलनांक सबसे कम होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कि ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु होता है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम का होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 4 नंबर कि कौन सा अधातु जो है वो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बताइएगा, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ब्रोमीन, याद रखिएगा ब्रोमीन एक ऐसा अधातु होता है कि अधातु होते हुए भी ये क्या होता है, तरल अवस्था में रहता है, यानी द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो याद रखना है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, हीरा होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 इस चैप्टर का, धातु और अधातु का। तो धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि ये 4 धातु दिए गए, तो इनका जो सही क्रियाशील क्रम जो है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, देखिए सबसे क्रियाशील तो यहाँ पे एक, हाँ पहले तो सोडियम होगा, तो सोडियम इसमें भी है, इसमें मैग्नीशियम वाला ऑप्शन नहीं होगा। सोडियम के बाद मैग्नीशियम बिल्कुल सही है, और उसके बाद जिंक, उसके सबसे लास्ट में कॉपर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखिएगा ये जो क्रम है बिल्कुल ही सही है। अगला है 7 नंबर कि सुख वर्ग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सुख वर्ग का जो रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, जिसे सूखा वर्ग कहते हैं। चलिए अगला बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका कि निम्नलिखित में से कौन अधातु जो है विद्युत का सुचालक है। देखिए अभी कुछ देर पहले ही बताए थे। ठीक है, ग्रेफाइट जो है एक ऐसा जो अधातु होता है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। याद रखिएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। तो सबसे क्रियाशील धातु कौन है, निम्नलिखित में से आपको बताना है। तो याद रखिएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इस धातु में कॉपर, ठीक है, Au और Hg के बाद है। ठीक है ना, इसमें है, यानी कि ये 4 ऑप्शन में सबसे जो कम क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो क्या है, वो आपका Na है, यानी सोडियम है। और सबसे यहाँ पे Au हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम सोना कहते हैं, तो सोना आपका कम हो जाएगा। सबसे कम जो क्रियाशील होता है वो सोना होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो ऐसा कौन सा धातु है जिसको हम केरोसिन में डुबा के रखते हैं, तो याद रखिएगा सोडियम को हम लोग केरोसिन में डुबा के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वायु में, खुली वायु में जो है वो वायु के साथ रिएक्शन करके एक धमाका सा आवाज़ करता है, या फिर पानी के साथ रिएक्शन करके। चलिए अगला बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि कोई धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हो सकता है। बताइए ये कौन सा तत्व हो सकता है। ठीक है, तो यह कैल्शियम हो सकता है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन में जो आप देख रहे होंगे कि Fe2O3 2Al जो है Al2O3 प्लस 2Fe बना रहा है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा ये विस्थापन अभिक्रिया है, पहले भी आया था, तो यहाँ पे है ना, इसमें ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बताइएगा क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ जो है वो कैसा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा चमकीला उजला होता है जब हम मैग्नीशियम को खुले वायु में जलाते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला है कि सोने की परमाणु संख्या जो है वो कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोने की परमाणु संख्या तो 79 यानी 79 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 15 नंबर कि सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र जो है वो क्या होता है। तो सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र जो है Na3PO4 होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अधातु है। ठीक है, तो कौन अधातु है, तो यहाँ पे कॉपर तो नहीं होगा, फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है क्या, फॉस्फोरस अधातु होता है। बाकी यहाँ पे ये आपका आयरन का संकेत होता है, ये आपका कॉपर होता है और ये आपका निकेल होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, अगर आपने याद किया होगा तो 20 होता है, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा तो। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो किसके कारण से होता है बताइएगा। तो याद रखना है आप सभी को, धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों के विपरीत दिशा में गति के कारण। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत जो है वो गति करते रहते हैं आयन, यानी निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, तो जिसके कारण जो है इसका जो विद्युत साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं NaCl, तो यहाँ पे Na का जो आयन होता है और Cl का जो यानी क्लोरीन का जो आयन होता है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, तो विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो जिसके कारण ये विद्युत का सुचालक हो जाते हैं। अगला बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कि मालाचाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है। ठीक है, तो मालाचाइट जो है वो किसका होता है जी, तो याद रखिएगा कॉपर का। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जिंक ब्लड जो है वो किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लड जो है वो किस धातु का होता है, तो जिंक का होता है, सिंपल सा बात है, याद रखिएगा जिंक ब्लड, यहाँ पे जिंक से ही स्पष्ट है जिंक का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन रहता है यानी Sn रहता है, बताइए उस धातु को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम कांसा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कांसा में क्या सब होता है, उल्टा भी पूछ सकता है, तो 90% कॉपर और 10% टीन होता है यानी Sn होता है। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन है कि बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बक्साइट तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा बक्साइट जो है अल्युमिनियम का अयस्क होता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि यशद पुष्प है ना, जिसे हम फिलोसोफर वॉल भी कहते हैं, तो ये क्या होता है आखिर, ये यशद पुष्प क्या है, तो ये याद रखिएगा जिंक का ऑक्साइड होता है यानी ZnO होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि कैलामाइन निम्नलिखित में से जो है वो किस धातु का अयस्क है, बताइए। तो याद रखिएगा जिंक का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ठीक है, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस जो है और रिलीज होता है, मुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग उत्तर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है वो सर्वाधिक तन्य है, यानी सबसे अधिक किस धातु को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब तान सकते हैं, मतलब खींच सकते हैं। ठीक है, तो सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लोहे पर जिंक की परत लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लोहे पर जिंक की परत लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ठीक है, तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु जो है वो कौन सा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह धातु जो है वो क्या है, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं धातु होते हुए द्रव अवस्था में रहता है, तो ये पारा होता है। ठीक है, Hg होता है, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु निम्नलिखित में आपको बताना है, तो आयरन जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से किस धातु को आसानी से जो है वो चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, यानी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो याद रखिएगा सोडियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, सब्जी की तरह। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन सा विद्युत का सुचालक होता है। देखिए तीसरा बार ये क्वेश्चन आ रहा है शायद, तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, आप लोग को रट लेना है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किस धातु का गलनांक जो है वो सबसे कम होता है। तो गलनांक सबसे कम होता है किसका जी, ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा तो सोडियम का। ठीक है, सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33 कि कौन धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सबसे अधिक। हाँ, यहाँ से आप लोग बताइएगा कौन सा धातु जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यानी पूरे केमिस्ट्री में अगर बोला जाए ना तो सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु होता है वो पोटेशियम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर है, जिसको हम के भी कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो कार्बन जो है एक अधातु होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है।
चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जो है विजातीय पदार्थ है। तो विजातीय पदार्थ कौन सा है जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नमक जो है एक विजातीय पदार्थ है, क्योंकि चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर तीनों एक ही होता है, CaCO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्वेश्चन कि धातुओं की विद्युत प्रकृति कैसी होती है। तो धातु जो है वो कैसा होता है जी, तो विद्युत धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 37 नंबर की ग्रेफाइट क्या होता है। देखिए फिर से ये क्वेश्चन आया, तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी कि ओवरऑल अगर बात किया जाए तो सब ऐसा कौन सा धातु होता है या फिर ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें विद्युत का चालक सबसे ज़्यादा होता है। तो चांदी में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है। तो फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है, P4 होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो द्रव अवस्था में रहने वाली जो धातु है, धातु पूछा है ना, तो धातु जो है वो कौन सा होता है जी, पारा होता है, याद रखिएगा। और अगर अधातु पूछता ना, अधातु तो ब्रोमीन होता। ठीक है, अधातु पूछता तो ब्रोमीन होता, ये भी याद रखिएगा। ये दो फेमस क्वेश्चन होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगला बताइएगा किसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, सोडियम को काटा जा सकता है, लेकिन सोडियम ऑप्शन में न मिले तब फिर किसको काटा जा सकता है, तो लिथियम को भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो सोडियम के बाद लिथियम को, सोडियम तो याद रखिएगा, पहला नंबर सोडियम और दूसरा नंबर किसको जाता है, लिथियम को जाता है। ठीक है, और वो भी नहीं तो तीसरा नंबर आपका जाएगा कैल्शियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सा है। देखिए अधातु पूछा है, तो अभी जस्ट चर्चा किए थे हम लोग, तो ब्रोमीन। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो देखिए इससे कुछ देर पहले ही बात किए थे, तो सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, तो केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। ठीक है, ताकि उसकी रिएक्शन ना हो। अगला बताइएगा कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। देखिए फिर से आया ये क्वेश्चन, तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। आखिर ये ग्रेफाइट क्या होता है, इन पे भी चर्चा कर लेते हैं, जो पेंसिल में होता है। ठीक है, जो पेंसिल में होता है ना, जो लिखते हैं पेंसिल, उसमें जो होता है वो क्या होता है, तो ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है। तो अल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जी, एनोडीकरण। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो जब धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है जी, तो याद रखिएगा Na2O2 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा है ना, कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो देखिए इससे पहले भी बताए थे, पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 49 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ठीक है, तो एकमात्र पदार्थ होता है जिसे हम सोना कहते हैं। ठीक है, सोना जो है वो कभी भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसलिए सोना जस का तस हमेशा वैसे ही रहता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि एक्वारेजिया जिसे हम अम्लराज कहते हैं, तो अम्लराज के मिश्रण में HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। तो HCl जो है वो 3 रेशियो में होता है और HNO3 जो है 1 रेशियो में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ज़्यादा कौन रहता है, तो ज़्यादा HCl रहता है और HNO3 कम रहता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 51 नंबर क्वेश्चन है कि कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व कौन सा हो सकता है। देखिए फिर से ये क्वेश्चन है, कैल्शियम, रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन। अगला बताइएगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है उसे हम कौन सा धातु कहते हैं, बताइएगा। तो सोना जो है एकमात्र ऐसा धातु है जो अम्लराज में घुलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम धातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका
कि ऑक्सीजन की संयोजकता जो है वो कितनी होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होता है वो कितना होता है, याद रखिएगा 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोने की परमाणु संख्या 79 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है। ठीक है, तो अक्रिय गैस कौन सा है जी, याद रखिएगा। ठीक है, हीलियम जो है एक अक्रिय गैस होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सल्फर यानी गंधक की परमाणु संख्या जो है वो कितनी होती है। तो 16 होता है। एस से सल्फर, एस से 16 याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है 58 का। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 59 नंबर क्वेश्चन कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला है कि क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, सी होगा 7 होता है, याद रखिएगा क्लोरीन के बाह्यतम कोष में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62 कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक विद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो आयनिक यौगिक है। तो याद रखिएगा आयनिक यौगिक कौन सा है जी, यहाँ पे CaCl2 होता है। ठीक है, क्योंकि Ca के पास जो है वो Ca2+ आयन होता है और Cl के पास -2 आयन होता है, इसलिए ये आयनिक यौगिक हो जाता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है जी, Fe3O4 प्राप्त होता है। ठीक है, Fe3O4 प्राप्त होता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि हीलियम कैसा तत्व है। ठीक है, तो हीलियम एक अक्रिय तत्व होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला है 66 नंबर क्वेश्चन कि सिलिका क्या है। ठीक है, सिलिका क्या है। तो सिलिका जो है एक उपधातु होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो सबसे अधिक होता है तो फास्फोरस में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा जस्ता आवश्यक है। ठीक है, जस्ता किसका आवश्यक होता है जी, है ना, तो आप लोग बताइएगा जरा। तो जिंक ब्लेड का। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण आवश्यक है। तो बक्साइट जो है किस धातु का महत्वपूर्ण आवश्यक है, तो अल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि पारा का, है ना, पारा का आवश्यक है। ठीक है, तो सिनेबार, पारा का आवश्यक है सिनेबार होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जिंक ब्लेड जो है किस धातु का आवश्यक है। तो जिंक का होगा, फिर से ये क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि क्यूपराइट जो है वो किस धातु का आवश्यक होता है। तो क्यूपराइट का मतलब कॉपर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्यूपराइट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉपर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन का जवाब देते चलिए तेजी से कि स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अतिरिक्त अन्य धातु रहते हैं। तो अन्य कौन से धातु रहते हैं जी, तो याद रखिएगा क्रोमियम और निकेल रहते हैं उसकी मजबूती के लिए। तो ऑप्शन नंबर या सुंदरता के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा पीतल जो है उदाहरण है। तो पीतल किस चीज़ का उदाहरण, तो पीतल जो है वो मिश्र धातु का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत जो है चढ़ाई जाती है। तो याद रखिएगा है ना, किस धातु का जी, जिंक का चढ़ाया जाता है। ठीक है, जिंक का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है ताकि जंग से सुरक्षा मिल सके। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु किसका होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, लोहा का। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है,
कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अमलगम एक जो है मिश्र धातु होता है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। यानी ये अमलगम जो मिश्र धातु बनता है ना, तो मिश्र धातु का मतलब दो धातु या दो से अधिक धातु, तो इसमें एक धातु परमानेंट रहता है, वही उसी के बारे में पूछा गया। बाकी और कुछ भी रह सकता है, तो ये एक का नाम बताना है आखिर वो एक क्या होता है। ठीक है, तो यह एक पारा होता है यानी मरकरी होता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, या उसके बारे में क्या सही है, इनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये ऊपर के धातु क्या करते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर के धातु जो होते हैं सक्रियता श्रेणी में, ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अधातु के ऑक्साइड समानांतर होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड जो वो कैसा होता है जी, तो याद रखिएगा क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह क्या है। ठीक है, तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, है ना, चुंबक से याद रखिएगा चुंबकीय पृथक्करण। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण किया जाता है फेन प्लावन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु जो है वो मैग्नीशियम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो कॉपर का जो है मुख्यतः जो निष्कर्षण किया जाता है, याद रखिएगा कॉपर पायराइट से किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो कॉपर पायराइट से मुख्यतः किया जाता है, मेनली किया जाता है CuFeS2 से। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो बताइए कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है अधातु के बाह्यतम कक्ष में। तो 4 से लेकर 8, यानी 4, 5, 6, 7, 8 हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन कि साधारण गंधक जो है वो किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो साधारण गंधक जो है OS8 के रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील होता है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा ज्वलनशील होता है। तो याद रखिएगा श्वेत फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस, है ना। अगर इसको खुली वायु में रख दिया जाए, यानी खुली वायु में अगर इसको रख दिया जाता है तो इसमें खुद आग लग जाता है। ठीक है, इतना ये खतरनाक होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है, और रेड फास्फोरस यहाँ पे जो है लाल फास्फोरस, इसका उपयोग जो है वो माचिस में किया जाता है। ठीक है, माचिस बनाने में जो माचिस में जो लगा रहता है ना मटेरियल, वो लाल फास्फोरस ही होता है। ठीक है, बाकी साधारण गंधक इसका उपयोग तो रबर को कठोर के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला बताइएगा 88 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत अपघटनी परिसर में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विद्युत अपघटनी परिसर में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है कि वल्वीकरण प्रक्रिया में, यानी है ना, याद रखिएगा वल्वीकरण प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा साधारण गंधक मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। देखिए इससे पहले ही बताया गया था आप सभी को कि सोना ही एक मात्र ऐसा धातु है जो सबसे अधिक तन्य है। ठीक है, तन्य का मतलब सबसे ज़्यादा इसको हम खींच सकते हैं। ठीक है, लंबा तार के रूप में बना सकते हैं। तो 1 ग्राम सोना से हम लगभग जो है वो करीब 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनता है, यह क्या कहलाता है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा धातुमल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ से आपका कि किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व का क्या कहलाता है। ठीक है,
तो अपरूपता कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। तो अपने शुद्ध रूप में जो है वो धातु की सतह कैसा होता है, तो चमकदार होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 94 है कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा तन्यता किसका होता है, याद रखिएगा सोना का होता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली है ना पतली पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि जो धातुओं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम धान्विक कहते हैं। ठीक है, जैसे घंटी, बताओ घंटी होता है ना, घंटी, तो घंटी क्या होता है, उसमें एगो छोटका सा लगल रहता है कुछ, वो ऐसे ऐसे करता है तो टन 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 करता है। चलिए अगला बताओ, अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। तो सोना है सबसे अधिक तन्य धातु, ऑप्शन नंबर डी नज़र आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी है ना स्पेशल हो जाता है, क्योंकि अधातु होता है, अधातु का तो गुण होता नहीं है चमकना, लेकिन फिर भी ये चमकता है, तो ये आयोडीन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि अल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो एनोडीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो जल में डुबाकर रखा जाता है। तो जल में डुबाकर किसको रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस को। ठीक है, अभी जस्ट जो बताए थे श्वेत फास्फोरस बहुत ही अति ज्वलनशील होता है, इसके खुले वायु में रखने पर ये क्या आता है, खुद ब खुद आग लग जाता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि अयस्क में अशुद्धियों के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं जी, याद रखिएगा अधात्री या हम जिसे गैंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है। तो कॉपर, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं जी, याद रखिएगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था, चलिए तो अमलगम कहते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है इस चैप्टर का यहाँ से 2 एंड होता है, यानी यहाँ से हम लोग जो है वो 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। तो मेरा 3 चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है और हम लोग तेज़ी से करते चलेंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट है कंप्लीट केमिस्ट्री। ठीक है, कंप्लीट केमिस्ट्री हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ करेंगे, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग PDF नोट नहीं लिए हैं या जो भी लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और PDF नोट बिल्कुल और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है केमिस्ट्री का 4था चैप्टर शुरू हो रहा है, कार्बन और उसके यौगिक, है ना, कार्बन एंड देयर कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है, हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। निम्न में कौन सा संयोजक यौगिक है। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे KCl, MgCl2, CH4 और NaCl। तो निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको याद रखना है। ठीक है, CH4 यानी जिसे हम मीथेन भी कहते हैं, एक या सहसंयोजक यौगिक होता है। ठीक है, CH4 को हम मीथेन के नाम से जानते हैं, तो याद रखना है मीथेन को हम CH4 भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, तो हीरा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, आप सभी को याद रखना है। कार्बन के कुल मिला के 3 अपरूप होते हैं। ठीक है, एक तो आपका यहाँ पे आपको याद रखना है कि कार्बन के जो 3 अपरूप होते हैं, तो उनमें से तो एक हीरा होता है। ठीक है, एक ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट, और तीसरा जो होता है वो फ्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन होता है। तो ये 3 को होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा
कुल मिला के 3 आबंध होते हैं। नेक्स्ट बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन कि कौन सबसे है ना कौन सा जो है वो हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो मीथेन, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिसे हम CH4 भी कहते हैं। याद रखिएगा मीथेन का अणुसूत्र होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से संयुक्त करने पर क्या बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन बनता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि एथेन का आणविक सूत्र जो है वो C2H6 होता है। इसमें कितने सहसंयोजी बंधक हैं। तो याद रखिएगा कुल कितने सहसंयोजी बंधक होते हैं एथेन में, तो 7 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि पेंटेन जिसका अणुसूत्र जो है वो C5H12 है, तो कितने संरचनात्मक समयावधि संभव है। तो बताइएगा कुल कितने होते हैं पेंटेन के। तो पेंटेन के कुल 3 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन आपका कि अभिक्रियाशील समूह है ना CO को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा CO को हम लोग क्या कहते हैं जी, CO को कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 10 है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो एथाइन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है वो क्या होता है। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, कई बार ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एल्कीन एल्काइन एल्काइन का सूत्र जो है, तो बताइएगा एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है। तो CnH2n होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है। तो CnH2n-2 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन है अब एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, ये तीनों जो है एक ही सीरीज में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अक्सर आते रहते हैं। इन तीनों में से एक कोई आता है हर एक बार। ठीक है, तो बताइएगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो CnH2n+2 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 12 का। अगला बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि प्रोपेन का आणविक सूत्र जो है वो C3H8 होता है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं बताइएगा प्रोपेन में। तो याद रखिएगा प्रोपेन में कुल 10 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताइएगा कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2 पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह का जो है संकेत होता है। तो कार्बोनिल समूह का संकेत क्या होता है। तो याद रखिएगा कार्बोनिल का CO होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक जो है एल्काइन है। बताइएगा कौन सा यौगिक एल्काइन है। ठीक है, तो एल्काइन जो है निम्नलिखित में से कौन है जी। तो एसिटिलीन जो है आपका एल्काइन श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा 1:3 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा अगला क्वेश्चन है आपका कि उच्च वसा अम्ल के सोडियम लवण जो है वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो आप साबुन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है। ठीक है, कार्बन का अपरूप कौन है। अभी जस्ट कुछ देर पहले बात किए थे कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। तो 3 होते हैं। इसमें पहला ग्रेफाइट हीरा और तीसरा जो फ्लोरीन होता है। तो इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कार्बन जो है ना कार्बन क्या है आखिर। कार्बन धातु है, अधातु है, उपधातु है, या मिश्र धातु है। तो कार्बन जो है एक अधातु होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है। तो ये पहला क्वेश्चन शायद था ना, सहसंयोजक यौगिक CH4 मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या आसान है, 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा कि एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो कुल 7 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं।
तो कुल 1 आवंत बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा 25 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आवंत पाए जाते हैं। तो इससे कुछ देर पहले ही किए थे, 2 आवंत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं जी, तो याद रखिएगा कुल 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु में, है ना, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि फ्लोरीन किसका अपरूप होता है। ठीक है, तो अभी जस्ट बात किए थे, फ्लोरीन जो है वो कार्बन का अपरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, यानी बंधन होते हैं। तो याद रखिएगा कितने होते हैं जी, तो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आवंध होते हैं। तो 3 आवंध किसके पास होते हैं, तो C3H4 के पास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 कि कार्बन 60 फ्लोरीन की आकृति जो है वो किसके जैसा होता है। तो याद रखिएगा फुटबॉल के जैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। तो मेथनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है जी, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। तो याद रखिएगा 2 संभव है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक जो है वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल का यूपैक नाम जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल का यूपैक नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम एल्कोहल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। C2H4 जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के रूप में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रोपेन, है ना, प्रोपोनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह जो है वो कौन सा होता है। याद रखिएगा CO होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि CHO किसका, है ना, कार्यात्मक समूह होता है। तो याद रखिएगा एल्डिहाइड का। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक जो है वो क्या होता है। तो अभी जस्ट किए हैं, क्या होता है जी, CHO होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन का आणविक द्रव्यमान जो है वो क्या होगा। ठीक है, या क्या होता है, तो C6H6 है। देखिए द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो कार्बन 6 है यानी 6 है, तो 6। बताओ अब 6 कार्बन है और कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12 होता है एक कार्बन का। तो 6 कार्बन का कितना, 12 के 72। हाइड्रोजन है कितना, 6। तो एक कार्बन का द्रव्यमान कितना, 1 ही होता है, सॉरी एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 का 6। तो 12 6 कितना, 78 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से किसी अन्य का भी निकालना हो तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो 78 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा कि क्लोरोमीथेन का सूत्र जो है वो क्या होता है। तो क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है, याद रखिएगा CH3Cl होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कि एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं जिनमें एक क्या होता है। ठीक है, बताइएगा जिनमें क्या होता है आखिर। तो याद रखिएगा एक सिग्मा होता है और एक पाई आबंध होता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है। तो कार्बोनिल ग्रुप का पूछा, तो कार्बोनिल ग्रुप का CO होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि COOH जो है वो क्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। ठीक है, या कार्बोक्जिलिक अम्ल कहते हैं या सीधे अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन युग जो है वो समावयवी है। ठीक है, तो C2H5OH और CH3OCH3 होता है। ये दोनों युग्म जो है वो समावयवी होते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं। तो एथेनॉल के क्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं जी, OH कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्वेश्चन कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं। तो CHO को अभी जस्ट कुछ देर पहले है ना किए हैं, CHO को क्या कहते हैं जी, तो अब एल्डिहाइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ठीक है, OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो OH क्रियाशील मूलक को हम अल्कोहल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है। तो संतृप्त को हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। ठीक है, और असंतृप्त के अंदर आ जाता है एल्काइन तथा एल्कीन। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि एथाइल है ना, एथाइल में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच जो वो कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो याद रखिएगा कितने होते हैं जी, एक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि Al4C3 के जल अपघटक से कौन बनता है, यानी क्या बनता है। तो याद रखिएगा क्या बनता है जी, ठीक है, तो मीथेन बनता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है। तो अल्कोहल में नाइट्रोजन जो है उपस्थित नहीं रहता है, बाकी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों होते हैं। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो एथाइन बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि वनस्पति तेलों में होता है। तो वनस्पति तेल में क्या होता है जी, तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, संतृप्त होता है या असंतृप्त होता है, बताइएगा। ठीक है, तो संतृप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक इस्तेमाल किया जाता है, एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा एसेटिक अम्ल का यूपैक नाम जो है वो क्या होता है। एसेटिक अम्ल का यूपैक नाम क्या होता है जी, एथेनोइक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है कि एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र जो है वो क्या होता है। तो एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा, C2H5OH होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस जो है वो बनती है। तो याद रखिएगा क्या बनता है, तो C2H4 बनता है। ऑप्शन नंबर आपका ठीक है डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है। ठीक है, टिक्चर आयोडीन बनता है, याद रखिएगा एथिल अल्कोहल में घोलने से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉन यौगिक चतुर्थ कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह जो है वो क्या होता है। तो ब्यूटेनॉन का क्या होता है जी, याद रखिएगा, है ना, कौन सा समूह के अंतर्गत आता है, तो कीटोन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है भोजन पूरी तरह से पका नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं होगा, नहीं ये तो नहीं होगा। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, बिल्कुल सही होगा जी। ईंधन पूरी तरह से जब नहीं जलता है तो उसमें धुआं उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसकी वजह से काला होता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है। तो CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है, तो 0.03%। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है H2SO4 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन के अणु का आकार जो है वो कैसा होता है। ठीक है, मीथेन के अणु का आकार जो है वो कैसा होता है, तो समचतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है
कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बनिक यौगिक में जो है वो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन का यूपैक नाम क्या होता है। तो एथिलीन का जो यूपैक नाम होता है वो क्या होता है, एथीन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया क्यों यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, देखिए ये क्वेश्चन आने का रीजन है कि जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है ना, उसमें ये दो क्वेश्चन है ना डाला नहीं गया था। जब बाद में चेक किया गया वो नोट बन चुका था, उसके बाद इसीलिए इसी में आपको यहाँ पे मिल गया ये क्वेश्चन, क्योंकि कहीं से भी तो आपको क्वेश्चन करना ही है, ठीक है, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन दो यहाँ पे डाले गए हैं। तो इसलिए घबराना नहीं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है ये बताइएगा जरा, ठीक है। ये छूटा हुआ था आपके फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, उसमें ये क्वेश्चन नहीं था, ये दो क्वेश्चन बताइएगा। तो अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है, तो अभिसारी दर्पण होता है, याद रखिएगा, यानी कन्वर्जेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही बिंदु पर सारे प्रकाश की किरणों को मिला देता है, फोकसित कर देता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है उत्तल दर्पण किस प्रकार का दर्पण हो जाए, तो ये अभिसारी हो जाता है, यानी डाइवर्जेंट हो जाता है, यानी एक किरण एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैला दिया जाता है इसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि टिक्चर आयोडीन विलयन बना होता है, किस चीज़ से बना होता है जी, टिक्चर आयोडीन, तो एथिल एल्कोहल में बना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 73 नंबर क्वेश्चन कि CH3CH2OH का यूपैक नाम जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 प्रोपोनॉल होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोबेंजीन बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक है, इस बार पूछा था बोर्ड एग्जाम में, और ये भी क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, किया जा सकता है। तो याद रखिएगा एथेनॉल का उपयोग किया जा सकता है ईंधन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और इसी के साथ ये चैप्टर का आपका 2 एंड होता है, और अगला चैप्टर और आपके केमिस्ट्री का जो है वो आखिरी चैप्टर है, ठीक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है, आवर्त वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो चलिए करते हैं आसानी तरीका से इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है कि निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा तांबा का। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, तांबा का होता है। अगला बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार जो है वो क्या होता है। तो परमाणु का आकार क्या होता है जी, दाएं से बाएं आने पर, ध्यान रखिएगा। तो परमाणु का साइज जो है दाएं से बाएं आने पर, याद रखना है, बढ़ता है। दाएं से बाएं आने पर क्या होता है, दाएं से बाएं ने बोल रहा है ना, तो बाएं बो पर बढ़ता है, याद रखिएगा, ठीक है, दाएं से बाएं आने पर परमाणु का आकार। नेक्स्ट बताइएगा सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, सॉरी। चलिए अगला बताइएगा कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता जो है वो कितनी होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा 2। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, यानी कितनी हो सकती है किसी कोष में, तो 2n² हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता जो है वो कितनी होती है। तो याद रखिएगा कितना होता है जी, तो समान होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। किसी समूह के सभी तत्व, यानी अगर कोई एक समूह है, मान लीजिए अगर आप समूह नंबर 13 लेते हैं, ठीक है, तो 13 के सभी तत्वों की संयोजकता लगभग समान होती है, या उसके गुणधर्म भी समान होते हैं, ठीक है। अगला बताइएगा कि आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है, ठीक है।
तो तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कुल कितने हैं, तो 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, 2 8 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या जो है वो कितनी हो सकता है, ठीक है, कितनी होती है याद रखिएगा। तो इन सभी को जोड़ देना है, 2 + 8 + 7। अगर कभी भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया और तत्व की परमाणु संख्या पूछे तो 2 8 10 17। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और साथ में बताइएगा 17 जो है वो किस तत्व का परमाणु संख्या होता है। चलिए अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, ठीक है, कौन उपधातु है। तो याद रखिएगा AS जो एक प्रकार का उपधातु होता है, आर्सेनिक। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि बोरोन एवं अल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं, है ना। तो ग्रुप 13 का है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है ना। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी जी, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो फ्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है जी, तो याद रखिएगा 9 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या होता है। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, कितना होता है, 8। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है कि बोरोन का परमाणु भार कितना होता है। तो बोरोन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है जी, 11 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोरोन का कितना होता है, तो 11 होता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। कार्बन जो है वो आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य होता है, ठीक है, तो 14 का होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का अष्टक सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा अष्टक का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था तत्वों का, तो न्यूलैंडस के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मेंडलीव जो है आवर्त नियम तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो था वो क्या था। तो याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान था, यानी जब मेंडलीव का आवर्त सारणी दिया गया था तो उसका जो वर्गीकरण था वो परमाणु द्रव्यमान था, ना कि परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था, है ना, किस हिसाब से सजाया था, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सिलिकॉन जो है वो क्या है, आखिर सिलिकॉन क्या होता है। तो सिलिकॉन एक उपधातु होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या जो है वो क्या होता है। क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टली ऐसे, ठीक है, तो ऐसी कतारों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में 7 होता है। ये जो वर्टिकल वाली होती है, वर्टिकल इसकी संख्या जिसे हम समूह कहते हैं ये 18 होता है। चलिए अगला बताइएगा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो है वो क्या होते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं जी, तो क्षारीय धातु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार पूछा है तो परमाणु संख्या के है ना, संख्या के आवर्त फलन है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का जो साइज होता है वो क्या होता है, तो घटता है। यहाँ पे बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली पूछा है जिसको हम समूह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 1 पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर जो है वो 10⁻, है ना, 12 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है, ये होता है एंगस्ट्रॉन का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है जी, ठीक है, तो वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व जो है वो कौन सा है। तो शून्य समूह का तत्व हीलियम होता है, He। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि आधुनिक
आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार होता है वो क्या होता है, तो परमाणु संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं जी, ठीक है। तो कुल मिला के आवर्त का मतलब ये जो लाइन होता है हॉरिजेंटल लाइन, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये कुल मिला के 7 होते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण जो है वो समान होता है, ठीक है। तो कक्षों की संख्या समान होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संकेतों के द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, ठीक है। कौन धातु है बताइएगा, धातु है कौन सा, यहाँ पे आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धातु है। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर आप जो है यहाँ पे देखो ये 24 है यहाँ पे, यानी इसका जो मास है कितना है 24 है। तो यहाँ पे ये जो है ये होता है एटॉमिक नंबर, तो ये नीचे में तो ये 12। तो 12 जो है वो किसका होता है बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ। मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या एक धातु होता है, ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कितनी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी होती है। कुल 6 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित तत्वों में किसका आयतन है ना, आयतन ऊर्जा सबसे अधिकतम होता है, यानी अधिकतम है बताइएगा। आयतन ऊर्जा सबसे अधिकतम किसका होता है, एफ का होता है, यानी फ्लोरीन का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ठीक है बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी के प्रथम तत्वों में तत्वों की संख्या होती है, कितनी होती है जी बताइएगा आप लोग, ठीक है। 2 8 18 और 32। तो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो इलेक्ट्रॉन को सबसे आसान किस में है जी बताइएगा, एम में, एम प्लस में, M2 प्लस में, M3 प्लस में। तो देखो सबसे आसानी से बाहर निकालना किस में संभव है, यहाँ पे 3 प्लस, M3 प्लस का क्या मतलब है कि इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर हो चुके हैं। और बताओ अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हो चुके हैं तो इससे आसान होगा, या इसमें जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं हुआ, यानी ये अभी न्यूट्रल अवस्था में है, ठीक है। तो बताओ इससे आसानी होगा या इससे आसानी होगा। तो अरे जिसमें कम इलेक्ट्रॉन बाहर हुए हैं उनसे आसानी होगा हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस साइन का मतलब है कि 1 प्लस है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, कुछ भी नहीं है इसका मतलब ये तत्व जो न्यूट्रल अवस्था में। 2 प्लस है इसका मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है, ठीक है। द्वितीय आवर्त में कौन सा सेल बाह्यतम है, तो एल सेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मेंडलीव के द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो पद स्थापित किया गया, तो कौन सा, ठीक है। तो याद रखिएगा गैलियम, ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो है वो क्या होता है, ठीक है। क्या होता है जी, एक निष्क्रिय गैस होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन है ना, क्लास तो बहुत लंबी हो चुकी है। चलिए बताइए, कोई बात नहीं, लेकिन है ना सारे क्लास सारे ऑब्जेक्टिव करके हम लोग जाने वाले हैं, बताइएगा, ठीक है। थकना नहीं है किन्हीं को। चलिए अगला बताइएगा कि किसी तत्व में 2 सेल और दो ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं तो वह तत्व जो है और कौन सा हो सकता है। तो याद रखिएगा वो नियोन हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन याद रखिएगा फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग नहीं कर सकता है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है जी,
तो फ्लोरीन ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, तो शून्य समूह का तत्व कौन सा है? हीलियम ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का जो अनुपात क्या होता है? तो अमोनिया का मतलब NH3। तो बताओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पूछा, यानी नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो ये इसी का अनुपात लगा दो क्या? 1:3, 3:1 भी है। तो याद रखिए क्या पूछा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन पूछा है। अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन पूछता तो ये रेशियो बदल जाता, तो 3:1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला है कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अकेंद्रीय तत्व होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा तिर्यक का नियम जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था यानी दिया गया था? याद रखिए डेवनोरियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के किसी समूह है ना समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है जी? तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता अभिलक्षण जो है वो बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होता है? तो अम्लीय प्रकृति जो है वो बढ़ती है, याद रखिएगा। ठीक है, बाएं से दाएं आने पर। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक है ना क्षारकीय होगा? सबसे अधिक क्षारकीय कौन सा होगा जी? तो याद रखिएगा कौन सा होगा? Na2O। ठीक है, Na2O ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व जो है वो क्या कहलाते हैं? तो समूह ए के तत्व जो है वो क्षार धातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाफ सेंचुरी। अगला बताइएगा मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य होता है? तो मैग्नीशियम जो है वो समूह 2 का सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 51 नंबर क्वेश्चन कि तत्वों के निम्नलिखित जोड़े में किसके रासायनिक आचरण समान होंगे? ठीक है, तो जो एक ही समूह के होंगे, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे आप सभी को नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आप सभी का 52 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह आध्यात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित करेगा? तो है ना, तो याद रखिएगा आध्यात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित करेगा जी, तो Br। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा अधातु Br का मतलब ब्रोमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप जो है वो किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो मोल्जे का। ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो याद रखिएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55 कि किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान है? ठीक है, तो मोल्जे ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि है ना कि डेवनोरियर जो था वो किस देश से संबंधित था? तो याद रखिएगा जर्मनी से संबंधित था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला है क्वेश्चन कि मेंडलीव का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो मेंडलीव का जन्म 1834 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने शुरू होते हैं? तो संगीत के कुल 7 शुरू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया था तब तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे? तब तक कुल 63 तत्व का ज्ञात हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 60 कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? ठीक है, तो क्या पता चलता है जी परमाणु साइज से? याद रखिएगा परमाणु की त्रिज्या। ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है।
चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किसी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या से। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो मैग्नीशियम जो है वो किस समूह का सदस्य है, याद रखिएगा, तो समूह 2 का। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मेंडलीफ का आवर्त है ना, आवर्त सारणी की एक कमी जो है वो क्या थी। एक कमी थी कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। ठीक है, उसने हाइड्रोजन को एक उचित स्थान नहीं दिया था। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं बताइएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उत्पाद कैसे कहते हैं जी, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, जो बनता है उसको ना उत्पाद कहते हैं, है ना। जो बनता है उसको क्या कहते हैं, जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, जो बनता है उसको क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा निम्नलिखित संकेत के द्वारा व्यक्त में तत्वों में कौन सा धातु है। ठीक है, कौन धातु है बताओ। 8 जो है वो क्या है, 8 परमाणु संख्या वाले ऑक्सीजन होते हैं। तो ये तो धातु नहीं अधातु होते हैं, है ना। ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन जो है अधातु होते हैं। ठीक है, ये 9 जो है वो 9 न्यून होते हैं, ये तो होते नहीं है। हाँ 12 तो यहाँ पे मैग्नीशियम Mg, ये तो धातु होते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, कार्बन 6 ये क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह है ना डेब्रोनियर ट्रिक के द्वारा बनता है, यानी उसका त्रिक का नियम का कौन पालन करता है बताइएगा। तो CaSrBa। ठीक है, याद रखिएगा CSB। तो याद रखिएगा एक समूह होता है डेब्रोनियर समूह के अंतर्गत जिसमें 3 तत्वों को सजाया था। तो C, S और B याद रखिए CSB। ठीक है, यानी CaSr और Ba। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि ब्लॉक 13 से लेकर 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो P ब्लॉक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है और आज के सेशन की आखिरी क्वेश्चन है कंप्लीट केमिस्ट्री का। तो निम्नलिखित में से किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। फास्फोरस में। ऑप्शन नंबर आपका है ना बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ जो है यहाँ पे मेरे दोस्त द एंड होता है इस सेशन का। और हमने यहाँ पे कंप्लीट केमिस्ट्री, ठीक है, कंप्लीट केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है, 500 प्लस तो ज़रूर ही होगा। ठीक है, और जितना हो मैंने काउंट तो नहीं किया है, अगर आप लोग काउंट किए तो बताना ज़रा। चलिए, तो साथ में आप सभी को बता दूं कि ये जो नोट है, अगर आप नोट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग ले सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप सभी जहाँ तक हो इसे शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों यारों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर जो भी क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करते हैं। साथ में लाइव क्लास के लिए आप सभी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ तक हो आप लोग यूट्यूब चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, आपको PDF में भी लिंक मिल जाएगा। अगर कोई नए छात्र हैं तो उनके लिए यहाँ से लिंक पे क्लिक करके सीधे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो